नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बायोलॉजी के शानदार 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, और आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए चलना है और अंत में बताना है कि आपका स्कोर कितना है। ये प्रश्न साथियों जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उन सभी के साथ साथ एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी का यह संकलन है। इस वीडियो को साथियों पूरा देखिएगा ताकि पता चले कि आपको बायोलॉजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा पैटर्न रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर साइंस में पूछा जाता है तो वो बायोलॉजी के सेक्शन से रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन को। इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम तक साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके रिवीजन हैं, एमसीक्यू हैं, सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा सेशन के एंड होने के बाद इसे दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य अवयव क्या है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन या पैक्टिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काइटिन। याद रखना है, काइटिन जो होता है वो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव माना जाता है। अब बात करते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखना है कोशिका जो भित्ति होती है वो मुख्यतः जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना है। लिग्निन के बारे में पूछा जाए तो लिग्निन एक जटिल कार्बनिक बहुलक का एक वर्ग है जो संवहनीय पौधे और कुछ शैवाल के समर्थन उत्तकों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सामग्री बनाती है। पैक्टिन के बारे में पूछा जाए तो पैक्टिन एक संरचनात्मक अम्लीय, याद रखना है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो प्राथमिक और मध्य लेमेला और स्थलीय पौधों की कोशिका दीवारों में निहित होती है। इसका जो मुख्य घटक है उसके बारे में पूछा जाता है। गैलेक्टुरोनिक एसिड जो है वो पैक्टिन का मुख्य घटक माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? काइटिन हो जाएगा। कोशिका के बारे में आपको पूछा जाता है कि कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव, एक आपको याद रखना है केंद्रक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अल्फा विष का उत्पादन होता है, किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है अल्फा विष का? अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। अल्फा विष का जो उत्पादन है वो कवक के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। और कवक के बारे में पूछा जाता है यह पूरी तरह से पर्णहरित विहीन होता है। इसके कारण कवक अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः यह जो है विविध पोषी की श्रेणी में आता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, इससे पहले आपको बताया। बात करें शैवाल, शैवाल के बारे में पूछा जाता है जिसे एल्गी कहते हैं। यह पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है भोजन का निर्माण करता है। और शैवाल के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए विषाणु, विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी और कोशीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करता है, और विषाणु के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु। जीवाणु एक हरित लवक रहित एक कोशीय या बहुकोशीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु वास्तव में पौधे में नहीं पाया जाता है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का, अल्फा विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ओ वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो साथियों यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। और जो साथियों एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग AB के नाम से जानते हैं, यानी सर्वग्राही जो आपका रक्त समूह है वो AB होता है। इसके बाद जो O होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संतरे किसके प्रबल जो होते हैं स्रोत होते हैं? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। संतरे जो होते हैं वो विटामिन सी के प्रबल स्रोत माने जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। और संतरा में आपको पता है विटामिन
सी पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का सबसे जो बड़ा स्रोत यानी प्रबल स्रोत माना जाता है वो साथियों आंवला को माना जाता है। एक पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी एंड सी है, याद रखना है बी एंड सी। अगर पूछा जाए आपको वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, ई, के, ये चार जो हैं वसा में घुलनशील हैं। बी एंड सी जल में घुलनशील आपको याद रखना है विटामिन है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको, पालक के जो पत्ते होते हैं वो आयरन के प्रबल स्रोत माने जाते हैं, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयरन। अब पूछा जाता है कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो याद रखना है मेथी में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन लाल रुधिर कणों में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आपको याद रखना है आवश्यक है। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं आयरन में कलेजी है, सेब है, केला है, इसके बाद याद रखना है पालक है, हरी सब्जियां हैं, गुड़ हैं, ये सभी आयरन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। क्वेश्चन अगला, हवा से परागण को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। हवा से परागण को हम लोग क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा जाता है कि पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहा जाएगा, तो इसे हम लोग याद रखना है पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली कहेंगे। इसके बाद पूछा जाता है जल के द्वारा परागण को जल परागण यानी हाइड्रोफिली, कीट के द्वारा परागण को कीट परागण यानी एंटोमोफिली, जंतु द्वारा परागण को जूलिफस कहा जाता है, पुष्पों का अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन शानदार है। कौन सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा छत्रक, याद रखना है, यहाँ क्षेत्रक नहीं, छत्रक स्वपोषी या सुमेलित नहीं है। छत्रक जो है वो स्वपोषी युग्म से सुमेलित नहीं है। स्वपोषी क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। परजीवी जीव पादप अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ए, डी, के या सी? इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखना है फिलोक्विनोन, याद रखना है फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का याद रखना है थायमिन है। विटामिन डी का याद रखना है कैल्शिफेरॉल है। विटामिन सी का याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए की कमी से याद रखना है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बताना है आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बताते हैं। ए का क्या हो जाएगा साथियों? एड्रेलिन यानी गुस्सा और डर। एस्ट्रोजन के माध्यम से महिलाओं में। इंसुलिन, ग्लूकोज। डी का क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा, ये उल्टा लिखा गया है। गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से साथी आकर्षित करना जो है फेरामोन्स का काम है। तो इस प्रश्न का सही मिलान साथियों ये हो जाएगा। एक पूछा जाता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये सभी हार्मोन में लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेलिन को कहा जाता है, याद रखेंगे। और इंसुलिन के बारे में आपको पता है, यह ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। और महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी का क्या हो जाता? 3 हो जाता। और फेरामोन्स के बारे में गंध
ग्रहण शक्ति के माध्यम से साथी को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है। मानव शरीर में साथियों जो प्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, से वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है। यह ग्रंथि अनेक हार्मोन का स्राव करती है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण भी करती है, जिसके कारण इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि की भी संज्ञा देते हैं। इससे स्रावित वृद्धि हार्मोन को हम लोग, आपको याद रखना है, सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, जो विशेषतः हड्डी के वृद्धि के नियंत्रण में सहायक होती है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। और एक है साथियों थायराइड ग्रंथि, इसके बारे में आपको पता ही है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और इसी की कमी से ग्वाइटर यानी घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो पदार्थ है फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्व अंड के द्वारा जो है, आपको याद रखना है, फर्टिलिजिन का स्रावन होता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ है वो फर्टिलिजिन माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? मैनी टाइम्स पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसे हम लोग साथियों क्या कहेंगे? टेंडन यानी कंडरा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिगामेंट किसको कहेंगे? तो लिगामेंट पूछा जाता है जिसे हिंदी में स्नायु कहेंगे। स्नायु याद रखना है, स्नायु। यह साथियों अस्थि से अस्थि द्वारा जुड़ा होता है। अस्थि से अस्थि पूछा जाए तो याद रखना है लिगामेंट। अगर पूछा जाए पेशी से हड्डी तो याद रखेंगे आप कंडरा यानी टेंडन। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोनेरा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो आदिम कोशिकाएं होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द साथियों एग्ज़ाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फैमिली को 50,000 कंप्लीट कर दे। तो इसमें आप लोगों की साथियों थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे शानदार वीडियो बनाने का, ऐसे शानदार कंटेंट देने का। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सिर्फ साथियों आपको सब्सक्राइब वाले लाल बटन को क्लिक करना है, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर में जो पित्त का कार्य होता है वो होता है वसा के पाचन के लिए पायशीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पित्त रस का स्राव आपको पता है कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और पित्त रस जो है पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्त रस जो है हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 7.7 होता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आनुवांशिक है? इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत लोग फंस जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीन जो है आनुवांशिक है। जीन आनुवांशिकी की एक इकाई है। यह डीएनए का एक खंड है जिसमें किसी लक्षण हेतु आनुवांशिक कूट निहित होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जीन संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन संकल्पना को सर्वप्रथम सटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है साथियों कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। तो पाचन तंत्र में जो अमाशय होता है उसी के द्वारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन
सी हो जाएगा। पाचन का जो प्रारंभ है वो आपको पता है मुख गुहा से होता है। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई एक रचना है जो 3 भागों में बटी होती है। एक होता है साथियों कार्डिक, फंडिक तथा पक्ष भाग। अमाशय की भीतरी जो दीवार होती है उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस में ही पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस। जठर रस का पीएच मान 1.8 होता है और यह अत्यधिक अम्लीय होते हैं। अमाशय में पूछा जाता है किसका पाचन होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। भोजन सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। यकृत के बारे में पूछा जाता है तो यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, ओमेगा 3 एक वर्ग है, बताएं किसका वर्ग है ओमेगा 3। मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर वर्षीय अम्ल, याद रखना है वर्षीय अम्ल का वर्ग है ओमेगा 3। ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इससे ज़्यादा साथियों इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथियों निकलता है, कहाँ से निकलता है, किस कोशिका से निकलता है, तो पूछा जाता है तो याद रखना है ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। इजी क्वेश्चन है, कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। और पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। एक होता है साथियों अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल त्याग। पाचन तंत्र की ये 5 अवस्थाएं हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अमाशय में आपको याद रखना है, अमाशय के बारे में पूछा जाता है तो अमाशय में पेरिटल कोशिका से जठर रस निकलता है। छोटी आंत के बारे में पूछा जाता है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, बताना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का वसा है, याद रखना है क्या है, वसा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो आपको याद रखना है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसके बाद पूछा जाता है सेरेबेलम के बारे में। तो सेरेबेलम में याद रखना है आपको शरीर का संतुलन बनाए रखना एवं ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण कौन करता है, सेरेबेलम। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, मानव शरीर में क्या होता है, क्या होता है मानव शरीर में। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है, बताएं क्या होता है कोशिका का शक्ति स्रोत। सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी और यह कोशिका का श्वसन स्थल है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। इसके बाद पूछा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में पूछा जाए तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज के बारे में पूछा जाता है तो डी डूबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। और राइबोसोम के बारे में पूछा जाए तो प्रोटीन की फैक्ट्री इसे हम लोग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत माना जाता है और इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह वृद्धि हार्मोन नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी आसान था। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है प्लेसेंटा या प्लासेंटा।
माता का जो भ्रूण का पोषण होता है वो साथियों जरायु, एनियान एवं प्लेसेंटा के द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भधारण काल आपको पता है कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का होता है। निषेचन के बाद लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा अमीबा कूट पाद से भोजन ग्रहण करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के माध्यम से, याद रखना है, बाहर निकालता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा पूछा जाता है किस जगत का प्राणी है, तो याद रखना है प्रोटिस्टा जगत का प्राणी अमीबा है। अमीबा की संरचना में कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डीएनए किस में पाया जाता है? बताना है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक माना जाता है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, याद रखेंगे। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को हम लोग, याद रखना है, अनुलेखन कहते हैं। कौन वर्ग ने सर्वप्रथम परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक संतति से दूसरे संतति तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका मानी जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम की भूमिका मानी जाती है। और दांत में आपने देखा होगा, दांत के ऊपर के जो शिखर है उस पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद एवं चमकीला जो मोटा आवरण होता है उसे हम लोग इनेमल कहते हैं, जो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। दांत मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतज्ञ, रदनक, अग्रच्वर्णक एवं च्वर्णक, याद रखेंगे। और बच्चों में कितने अस्थायी दांत होते हैं? बच्चों में 20 अस्थायी दांत होते हैं। क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन टैग पॉलीमर्स एंजाइम का श्रावण करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इस्चेरिया कोलाई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? सही उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर में जो फुफ्फुस धमनी होती है वो ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को ले जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। शिरा के बारे में पूछा जाता है तो शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। मानव हृदय में आपको याद रखना है 2 वाल्व तथा 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या लगभग साथियों 30 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम लोग सिरोशा कहेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल का जो सबसे भीतरी परत है उसे हम लोग क्या कहेंगे? म्यूकोशा। पूछा गया क्वेश्चन है। आहार नाल के भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो म्यूकोशा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। वर्तिकाग्र है या वर्तिका है या परागकोश है या बाह्यदल है? तो बाह्यदल या दलपुंज जिसे हम लोग कहते हैं वो फूल का प्रजनन अंग नहीं है। बाह्यदल जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, यह प्रायः हरे रंग का होता है। पुमंग के बारे में पूछा जाता है तो पुमंग नर जनन का एक अंग है, जबकि जायांग जो है माधव जनन का अंग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माधव प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। शुक्रवाहिका जो है वो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यह साथियों नर प्रजनन तंत्र का भाग है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता। जबकि साथियों अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नालिका ये सभी मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है? आपको क्या बताया, पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावन होता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या बैंड मास्टर ऑफ आर्केस्ट्रा भी हम लोग कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जैसी संरचना वाली ग्रंथि होती है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर कहेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, किस माध्यम के द्वारा जनन होता है बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बीजाणु गठन के द्वारा जो है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। अब पूछा जाता है अमीबा में प्रजनन किस माध्यम से होता है? तो अमीबा में प्रजनन होता है वो द्वितीय विखंडन के द्वारा होता है। और हाइड्रा में जनन जो है वो मुकुलन के द्वारा होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बंदर का जो हाथ है वो समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट होता है समरूपी अंग और समजात अंग, तो अगर पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो ज़रूर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तरफ लिख लीजिएगा समजात अंग, एक तरफ लिख लीजिएगा समरूप अंग। हर बार पूछा जाता है, हर बार आपको कन्फ्यूजन होता है, तो ज़रूर लिख लीजिएगा। समजात अंग जो होता है वो पक्षी के पंख एंड घोड़े के अग्रपाद, याद रखना है, घोड़े के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण है। मनुष्य के भुजा तथा गाय के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण है। मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, मेढक के अग्रपाद नोट डाउन जरूर कर लें, तथा पक्षी के पंख, ये सभी समजात अंग के उदाहरण हैं। समरूप अंग में आपको याद रखना है, समरूप अंग पूछा जाए तो कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट के पंख पक्षी के पंख, इसके बाद कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, कीट के पंख चमगादड़ के पंख, इसके बाद चने के पौधे की लता तथा मटर के पौधे की लता, चने की पौधे की लता मटर के पौधे की लता, ये दोनों समरूप अंग के उदाहरण हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा समजात समरूप में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाता? बंदर के हाथ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। सही उत्तर ऑप्शन सी एल्यूवियोली कहा जाता है। श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए यह सतह प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? आपको ऊपर बताए क्या है, आपको याद रखना है काइटिन है। याद रखेंगे क्या है? काइटिन है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और यह परजीवी या मृतपोजीवी या सहजीवी होते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न विष, जिसे हम लोग साथियों अल्फा टॉक्सिन या अल्फा विष के नाम से जानते हैं, ऊपर सबसे पहले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था। कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। और पादप की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव है वो सेल्यूलोज माना जाता है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन और पादप की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेल्यूलोज। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न है अगला, ग्लूकोज का एक अणु, याद रखना, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक, यहाँ हो जाएगा साथियों, पायरुविक अम्ल की 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे हम लोग ग्लाइकोसिस कहेंगे। ग्लाइकोसिस यानी कोशिका द्रव में इस प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 4 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसमें 2 एटीपी का प्रयोग इसी प्रक्रिया के लिए हो जाता है। एक होता है साथियों क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। एटीपी जिसे हम लोग ऊर्जा करेंसी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो ऊपर आपको क्या बताया, इसे हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं।
फलोपियन नलिका के बारे में पूछा जाता है तो इसी में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, कहाँ मिलता है? बताना इस प्रश्न का ए, बी, सी या डी। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। थायमिन क्या है? थायमिन किसका रासायनिक नाम है? इजी क्वेश्चन है, थायमिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का पूछा जाए रेटिनोल, विटामिन B2 का पूछा जाए राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पूछा जाए तो निकोटीमाइड या नियासिन, विटामिन B5 का पूछा जाए तो पेंटाथेनिन, विटामिन B6 का पूछा जाए तो पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 पूछा जाए बायोटिन, विटामिन B9 पूछा जाए फॉलिकम, विटामिन B12 पूछा जाए साइनोकोबलामिन, विटामिन ई पूछा जाए टोकोफेरोल, विटामिन के पूछा जाए फिलोक्विनोन, विटामिन सी पूछा जाए, याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए पूछा जाए रेटिनोल, विटामिन डी पूछा जाए कैसीफेरोल। ये सभी नाम आपके जुबां पे याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, फूलों की स्थिति का जो है चयन नहीं किया था। ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन था, बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जाइलम यानी जल के वहन के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम 4 प्रकार की तत्वों से बना होता है, वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम मृदु उत्तक। इन चारों तत्वों से बना होता है जाइलम, जो जल के वहन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्वेश्चन अगला, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए के क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। याद रखना है, जीन कहेंगे। सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। क्वेश्चन अगला है साथियों कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का जो अंतःग्रहण है वो किसके माध्यम से करता है? कूटपाद द्वारा करता है। ऊपर आपको बताए, रिपीट हो गया है। अमीबा के साथियों प्रमुख भाग निम्न है जिसे आपको याद रखना है। एक संकोची रसधानी है, एक अन्नधानी है, एक कूटपाद है, एक आंतरस है, एक स्वच्छ बाह्यरस है, एक केंद्रक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किससे बना होता है? अगर साथियों आपने बिहार दरोगा का क्विक नोट्स नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। अंत समय में उसमें इतने शानदार टॉपिक डाले गए हैं, इसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। प्री के समय साथियों दिया गया था ये नोट्स और ये मेंस में भी पूरी तरह से सहायक है। आपने इसे नहीं लिया है प्री के समय तो मेंस के समय इसे ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 जीके जीएस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 25 मैथ साइंस के पूछे जाएंगे। इन 75 प्रश्नों में अधिकतर प्रश्न आपको इस बुकलेट से देखने को मिलेंगे जो अंत समय में आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। मात्र 61 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं और बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी में जान डाल सकते हैं, तो ज़रूर इसे ले लीजिएगा। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन आपको याद रखना है किससे बना होता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि पौधे में जाइलम का क्या काम है? तो जाइलम आपको बताए जल का परिवहन, जाइलम। अगला क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का जो उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा याद रखना है इथाइल एल्कोहल में होता है। इथाइल एल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन के द्वारा किया जाता है और शराब निर्माण में इसी एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन इजी क्वेश्चन है, अमाशय से शुरू होता है। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन भी माना जाता है। इसके बाद अमाशय में ही लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का भी पाचन शुरू होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम लोग स्टीमिंग कहेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला, इनमें से कौन एक आवश्यक एमिनो एसिड है? बताना है।
सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना है ल्यूसीन। याद रखना है ल्यूसीन जो है एक प्रकार का अनिवार्य यानी आवश्यक एमिनो एसिड है। कुछ अनिवार्य एमिनो एसिड के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है ल्यूसीन है, लाइसीन है, मिथिओनिन है, फिनाइल एलोमीन है, ट्रिप्टोफैन है, थियोनीन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है। ये सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। और पूछा जाए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं तो एलेनिन है, आपको याद रखना है एप्टाटेंट है, सिस्टीन है, टेमीन है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सेनिन है, ग्लूटोमेट है, टाइसोरिन है। ये सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः क्या होता है? आज का लास्ट प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 80S, 70S और 70S। कोशिका द्रव में 70S, क्लोरोप्लास्ट में 70S एवं माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। राइबोसोम की खोज G.E. पेलार्ड के द्वारा की गई थी। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक एवं केंद्रक में पाए जाते हैं। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा जाता है, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम होता है वो आकार में छोटा होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम होता है वो आकार में कुछ बड़ा होता है। यह विकसित पौधे, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो शानदार साथियों, हम लोगों ने 50 से 52 प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट किया। वीडियो आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका डबल स्टार का सपना ज़रूर पूरा होगा। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर ही दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।